इस पर बात करने के लिए मेरे से दो मौजूद मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए ख़जाना फैजुल्ला कमुकी साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और माहिर मुआशिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कमुका साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी, ये IMF के साथ तो सर आपकी हुकूमत में डील हुई थी ना, और आपके वज़रा ख़जाना थे जिन्होंने इन शराइत पर राजीनामा, तो अब ये जो IMF की शराइत हैं ये सख्त होने का एहसास हो रहा है शौकत तरीन साहब को, वो खुद ये बात मान रहे हैं, अच्छी बात है कि मान रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी निकलता है कि पिछले वजीरों की कारकर्दगी उनको क्या दुरुस्त नहीं लग रही है, वो उस पर सेटिस्फाइड नहीं है, मुतमईन नहीं है। बहुत बुरे हालात में इकोनॉमी जो है वो पिछले को मिली, और एक स्टेबलाइजेशन का पीरियड चाहिए था, और हमारे पास सिवाय स्टेबलाइजेशन का पीरियड चाहिए था, और हमारे पास सिवाय इसके कोई और चाराकार उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था IMF के पास जाने के। तो एक वो स्टेबलाइजेशन का पीरियड चला, अल्हम्दुलिल्लाह इकॉनमी अब पाकिस्तान में जो है वो स्टेबल हो चुकी जी। तो आज जो अभी आपने अपने जो इंट्रो में भी जो बात की है, वज़ीर ख़जाना साहब जो आज तशरीफ़ लाए कायमा कमेटी में, हालांकि आज उनका वहाँ पे जो कोई शेड्यूल्ड नहीं था वहाँ पे कमेटी के अंदर आना, सेक्रेटरी ख़जाना ने आज जो है वो कुछ ब्रीफिंग्स देना थी, वो ख़ुद यानी उनके वज़ीर ख़जाना बनने के बाद ये पहली मीटिंग थी, वो ख़ुद आए, उन्होंने आके कहा कि मैं सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर यकीन रखता हूँ, मैं तमाम पार्टीज़ के जो मेंबरान हैं कमेटी के अंदर, कायमा कमेटी बराए ख़जाना में, उन सब को हम साथ लेके चलेंगे, उनकी तजावीज़ को वेलकम करेंगे, और पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए कोई भी किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला मेंबर जो भी अच्छी तजवीज़ देगा, इंशाअल्लाह ताला हम उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो IMF की आपने जहाँ तक बात की, तो उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि कोविड की वजह से पूरी दुनिया के अंदर हालात ख़राब हुए हैं, और बहुत सारे ममालिक के अंदर IMF ने और दीगर जो एजेंसीज़ हैं या इदारे हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम्स में नरमी पैदा की है। तो पाकिस्तान भी इस वक्त बड़े सख्त फेज़ से गुज़र रहा है, तो उन चीज़ों के ऊपर जो शराइत तय हुई थी उनके ऊपर अब इन हालात में अमल दरामद करना तकरीबन मेरे ख्याल में नामुमकिन है। तो शौकत तरीन साहब ने इस बात का अदा किया कि हम उनके साथ बैठेंगे, बैठ के उनको बताएंगे, उनके नुमाइंदे भी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, और वो भी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसमें कामयाब होंगे, और ये जो शराइत हैं ये रिलैक्स होंगी, और इन शराइत के तहत पाकिस्तान के लोगों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा था, जैसे कि टैरिफ्स बढ़ रहे थे, बिजली की कीमतें बढ़ रही थीं, गैस की कीमतें बढ़ रही थीं, या कोई नए टैक्सेस लग रहे थे, तो अब जो है वो उन चीज़ों के ऊपर है वो किया जाएगा। जी आपकी आवाज़ जी। तो इसके ऊपर IMF को राज़ी किया जाएगा, और हमारी ठीक है जी, ठीक, आपकी आवाज़ आ रही है। कोशिश होगी गवर्नमेंट की कि जिस तरह से पहले 3 साल जो थे, और पहले 3 साल जो थे वो एक स्टेबलाइजेशन का पीरियड था, अगले दो बजट्स हैं वो आज वज़ीर ख़जाना साहब ने भी इस बात का यकीन दिलाया है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि अगले 2 साल के अंदर लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी। आज वज़ीर ख़जाना साहब ने इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम जो है वो तकरीबन 2 से 3 मिलियन नौकरियाँ पर ईयर इंशाअल्लाह ताला सिस्टम में लेके आएंगे। हम जो है अपनी जो ग्रोथ है GDP ग्रोथ, उसको हम 4 से 5% पर लेके जाएंगे, और उसकी मईशत में बेहतरी लाने के लिए जो भी हमें स्टेप्स लेने पड़े इंशाअल्लाह ताला हम वो तमाम स्टेप्स लेंगे, पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी में आसानी लाएंगे। IMF के साथ जो टैरिफ बढ़ाने की बात है, टैरिफ नहीं बढ़ेगा, शरह सूद जो है वो नहीं बढ़ेगी, SOEs जो पाकिस्तान के वसाइल को बुरी तरह से खा रहे हैं, और पाकिस्तान के जो मईशत के ऊपर बहुत बड़ा बोझ हैं, जो हमारे ये इदारे हैं, ये हर साल इसमें कोई 1000 अरब से ज़्यादा हमारा जो है वो हमारे ये SOEs ले जाते हैं, और उसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो उन SOEs से को जो है वो गवर्नमेंट नहीं चलाएगी,
अब उसको जो है वो उसका तरीक़ाकार फौरी तौर पर ऐसा किया जाएगा कि गवर्नमेंट को उससे अलग कर दिया जाए और इन इदारों को के लिए कोई और निजकारी और दूसरे तरीक़ाकार पर हम इंशाअल्लाह ताला गौर करेंगे। ठीक है जी। तो अब जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर मज़ीद टैक्स नहीं लगेंगे। जो लोग टैक्स नेट के अंदर नहीं हैं उनको टैक्स नेट में लाने की जो है वो भरपूर कोशिश की जाएगी और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये इसमें हम कामयाब भी होंगे। डॉक्टर साहब, आपकी वसातत से मैं पाकिस्तान के लोगों से ये भी अपील करना चाहता हूँ, हमारे कायद इमरान खान साहब जो है वो रियासत मदीना की बात करते हैं, तो मेरा ये पुख्ता यकीन है कि वो दिल से और ईमान के साथ, अपने पूरे ईमान के साथ ये बात कर रहे होते हैं। तो हम सब मुसलमान हैं, पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत है, ये बिल्कुल ये मुल्क जो है वो रमजान मुबारक में बना। नहीं है, मेरे ख्याल से मुखालिफिन उनकी नियत पे तो शक नहीं करते हैं। ऊपर जो हिदायत की, ठीक है, मैं आपकी बात काट रही हूँ, उनकी नियत पे तो किसी को शक नहीं, मेरे ख्याल से मुखालिफिन उनकी नियत पे शक नहीं करते। फारूक सलीम साहब भी एग्री करेंगे। अगर हम हमारे लोग नियत, एक होती परफॉर्मेंस, एक होती टीम, हम मिलावट नहीं करेंगे, हम कम नहीं तोलेंगे, हम जखीरा अंदोजी नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल में जो बहुत सारी जो महंगाई की जो इस वक्त का अफरीत है वो बहुत हद तक काबू में आ जाएगा। बहुत प्यारी बात। ठीक है जी, आपका डिटेल से जवाब आ गया। मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहती, मैं चाह रही थी कि आप जरा वन गो में बात करें। अब फारूक साहब आपकी तरफ आती हूँ। आपने कमोका साहब को भी सुना, फैजुल्ला साहब की पूरी गुफ्तगू आपने सुनी। एक तो मुझे ये बात बड़ा कंफ्यूज करती, जरा मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा। जब एक बात होती नीयत की, कि नीयत की बात की जाती है कि खान साहब जो कहते हैं वो दिल से कहते हैं, अरे किसी को शक नहीं है, लेकिन साथ एक टीम भी होती है ना। आपकी नीयत अच्छी है लेकिन आप अकेले तो नहीं ना कुछ कर सकते, आपकी एक टीम है, उस टीम की परफॉर्मेंस है। अब उसका अंदाजा यहाँ से लगा लें कि अभी 3 साल मुकम्मल नहीं होते, मतलब आधा टेन्योर से थोड़ा सा ऊपर अरसा गुजरे और कितने वज़ीर खजाना तब्दील हो गए। अब जब कोई नया आता है तो उसके सर पे जब ये तलवार लटकती रहेगी कि पता नहीं मैं कितने दिन हूँ, मुझे कब फारिग कर दिया जाएगा, मेरे बाद नेक्स्ट कौन होगा, तो साइकोलॉजिकली उस बंदे पे कितना प्रेशर होगा, वो कितना परफॉर्म करेगा, एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा, आप इस टीम का हिस्सा रहे हैं, आप माहिर माशियात हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, अंदर से आप सारी कहानियाँ समझते हैं। मुझे ज़रा बता दीजिएगा कि अब ये जिस तरह शौकत तरीन साहब जो बता रहे हैं शक शराइत होने का उनको बाकायदा एहसास हो रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने ही हुकूमत के जो उनसे पहले इसी मनसब पर फाइज वज़ीर खजाना रहे हैं उनकी कारकर्दगी पर इनडायरेक्टली सवाल उठा रहे हैं। पिछले कोई 6 महीने से हुकूमत की तरफ से एक मैं समझ रहा हूँ कि सियासी नारा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान के माशी इशारे जो हैं वो सारे पॉजिटिव हो गए हैं, मस्बत हो गए हैं। तो उसमें सवाल ये उठता है कि अगर हमारी मईशत के सारे इशारे वाकई में पॉजिटिव हो गए हैं तो फिर हमें IMF के पास जाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि IMF के चार्टर के अंदर लिखा है कि जो मुल्क जो है वो संगीन माशी कंडीशन से जब वो सामने हो जाते हैं, रिजॉर्ट रह जाता है, उनके पास कोई और हरबा नहीं बचता, तो फिर ममालिक जो है वो IMF के पास जाते हैं। तो अगर हम सीधी राह पे चल हमारी मईशत तो फिर हमें IMF के पास जाने की क्या जरूरत थी? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये बनता है कि हमें जब बताया जाता है कि हफीज शेख साहब, डॉक्टर हफीज शेख साहब ने कमालात कर दिए, मईशत बहुत जबरदस्त कर दी उन्होंने, दूध और शहद की नहरें बहने लगी, ये 3 तारीख तक तो हमें वज़ीर आज़म साहब यही बता रहे हैं। अगर वाकई में उन्होंने कमाल किया तो फिर उनको निकाल क्यों दिया गया? तो क्या ये जो वज़रा बदले जाते हैं, आपने भी इसका जिक्र किया कि चौथा वज़ीर खजाना सामने आया है, क्या ये किसी कारकर्दगी बदले जाते हैं? उनको बदलने की बुनियाद क्या है? फिर आप देखिए, आपने टीम का जिक्र किया, जो सबसे जबरदस्त बात आपने की है वो आपने टीम का लफ्ज इस्तेमाल किया। देखिए, हमारे दिलों में कतन शक नहीं है कि नीयत एग्जिस्ट करती है काम करने की, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कोई दुकान नहीं है, ये कोई खोखा नहीं है, ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों का एक मुल्क है। यहाँ की माशी पॉलिसी चलाने एक आपको कहलाता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें सबसे पहली चीज है फेज 1 कहलाता है, वो होता है टीम को तश्कील देना। अब पहले टीम की तश्कील दी जाती है, फिर वो टीम बैठती है, कई महीने बैठती है और मंसूबा बंदी करती है, फिर उन मंसूबों के ऊपर अमल दरामद शुरू होता है और कई महीने और गुजर जाते हैं उस अमल दरामद के ऊपर, और फिर फेज 4 जो चौथा फेज है उसमें जाके आपको कोई नताइज सामने आते हैं। जी बिल्कुल। अब आप यहाँ पे जरा हालात कि पहले तकरीबन 8 महीने हमारे पास एक वजीर खजाना रहे असद उमर के नाम से, फिर 23 महीने
दूसरे वजीर खजाना आ गए डॉक्टर हफीज शेख के नाम से, फिर 18 दिन के लिए तीसरे वजीर खजाना आ गए हमाद अजहर के नाम पे, फिर ये खजाना आए। इसका मतलब ये है कि 32 महीने के बाद 50% टाइम जो है वो पीटीआई का गुजर चुका है। अभी तक ये फेज में है, अभी तक टीम की तश्कील दी जा रही है। अब खुदा करे कि वजीर खजाना जो आए हैं वो एक काबिल किस्म की टीम ठीक कर लें, अभी तश्कील दी जा रही है। ठीक है। अब वो जब टीम बन जाए फिर वो बैठेगी और कई महीने लगेंगे उसको मंसूबा बंदी करने के लिए। ठीक है। और फिर कई मजीद सरकार होंगे उन मंसूबों के ऊपर अमल दरामद होने की। और मैं जरा लाइटर नोट पे एक बात कहना चाहूंगी, दुख भी वैसे है, लाइटर नोट भी है, लेकिन दुख भी है, मतलब दो चीजें एक साथ हैं। मुझे समझ नहीं अपने तासुरात का इजहार कैसे करूं। आपने कहा कई महीने इसमें लगेंगे, कई महीने उसमें लगेंगे, और तब तक कोई नया वजीर खजाना ना आ जाए, नया चेहरा सामने आ जाए। देखिए, मैं तो मुल्क चलाना, मुल्क किस तरह चलता है, पॉलिसी किस तरह चलती है, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, तो ये बाकी जो 2.5 साल या आधा अरसा रह गया है उसमें कोई नतीजा सामने नहीं आ सकता। मैंने आपको फेज गिनवा दिए, अभी हम फेज 1 में फंसे हुए हैं, तो फेज 1 से निकलेंगे, फिर फेज 2 आएगा, फिर फेज 3 आएगा। अच्छा, फिर आप सोचिए कि मईशत को कई दफा हम मईशत दान भी बड़ा पेचीदा करके पेश कर देते हैं, और कभी करंट अकाउंट डेफिसिट की बात हो जाती है, कभी जीडीपी की टर्म इस्तेमाल की जाती है। देखिए, आम पाकिस्तानी का करंट अकाउंट सरप्लस से जीडीपी से कतन कोई ताल्लुक नहीं। हम पाकिस्तानी की मजबूरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों के इर्द घूमती है। वो कहती है कि आटे की कीमत भाई क्या है, अगर 3 साल पहले 35 रुपए थी तो आज 70 रुपए क्यों हो गई या 75 रुपए क्यों हो गई। दूसरी बात है कि भाई चीनी की कीमत क्या है, अगर 3 साल पहले 55 रुपए की थी तो आज 100 रुपए से ज्यादा क्यों हो गई। और तीसरी मईशत की उनका इशारिया होता है कि बिजली का बिल आज मेरा कितना है। अगर बिजली का बिल मेरा 11,000 रुपए का आ रहा था 3 साल पहले, तो आज वो 28 रुपए यूनिट, 28,000 रुपए पे किस तरह पहुंच गया। तो मईशत को पेचीदा ना बनाएं, आम आदमी की मईशत ये 3 चीजें हैं। हमें ये बता दिया जाए कि आटे की कीमत जो 70-75 रुपए पे पहुंच गई है, क्या नए वजीर खजाना आएंगे तो उसको वापस 30-40 पे ले जाएंगे। बिजली की कीमत जो 28 रुपए यूनिट पहुंच गई है, नए वजीर खजाना आएंगे तो क्या उसको वापस 11, 12, 15 रुपए पे ले जाएंगे। चीनी की कीमत जो 100 से ऊपर चली गई है, क्या वापस 55। ठीक है, बिल्कुल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।